हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं आरआरबी जेई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर ये डिटेल्ड वीडियो। यस, आरआरबी ने वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जो है उसको फाइनली रिलीज़ कर दिया है, जहाँ पे जेई डिपो मैनेजर वगैरह की जो वैकेंसीज़ है ये सारा कुछ इन्होंने रिलीज़ किया हुआ है ऑफिशियली। अब ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अब से कुछ दिन पहले से शॉर्ट कटआउट जो था वो मार्केट में काफ़ी चल रहा था, काफ़ी इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के आपने वीडियोस देखे होंगे। मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, आप लोगों के लिए वेबसाइट पर आ जाए, तब आपको मैं ये इसके बारे में डिटेल में बताऊं। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उस कटआउट से ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी आपके लिए लेकर के आएगा अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरआरबी की इस नोटिफिकेशन से जितना मैं खुश हूँ उतना ही माइंड में थोड़ा सा कहीं पे एक सैडनेस भी होगा, मुझे लगता है मेरे भी और मेरे बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी माइंड में। क्योंकि वैकेंसी की जो एक्सपेक्टेशन हम लोग लेकर के रखे हुए थे वो एक्सपेक्टेशन, और इतना लंबा गैप के बाद जब ये वैकेंसी आ रही है जेई की, तो जिस लेवल का एक्सपेक्टेशन था वो मीट नहीं हो रहा है। और जितने जो एस्पिरेंट है ना, जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ किसी ना किसी पॉइंट पर यहाँ गलत तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन चलिए अब नेगेटिव बातों को साइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं सीधे टू द पॉइंट नोटिफिकेशन के ऊपर। देखते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या बता रहा है। ए टू जेड सुनिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सारा डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। कहीं अलग से आपको कोई डाउट या कोई भी चीज़ में पूछने का नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझना। तो आरआरबी ने ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है, इस नोटिफिकेशन को आप CEN नंबर 03/2024 के अंदर एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर वेरीफाई करने के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो जो है अभी क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं भाई इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन्ड है। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया सी चीज़ ये हुई है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की जो वैकेंसी आई है, इसका ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और मॉडिफिकेशन विंडो के खुलने बंद होने का तारीख प्रॉपर मेंशन्ड है। तो इससे आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कब तक फॉर्म फिलअप होगा, कब एग्ज़ाम होगा, उसका बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 30/7/2024 यानी कि 30 जुलाई से फॉर्म फिलअप आप शुरू कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप विंडो आपका स्टार्ट हो जाएगा और क्लोजिंग डेट जो है इसका 29 अगस्त को क्लोजिंग डेट है इसका। ठीक है, इसके अलावा अगर फॉर्म में किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो आपके पास मॉडिफिकेशन का विंडो जो है 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में अवेलेबल रहेगा, तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ फॉर्म जिस पोस्ट के लिए आप फिलअप करने जा रहे हो उसमें सैलरी रेंज कैसी रहेगी। तो केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च का अगर आप देखें तो CPC लेवल 7 पर है। इनिशियल पे 44,900 का। एनेक्जर ए मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एनेक्जर ए को फॉलो करने को बोला हुआ है। सेम थिंग फॉर जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का पे बैंड है। 35,400 का इनिशियल पे रहेगा यहाँ पे, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है यहाँ पर, एनेक्जर ए ही फॉलो करना रहेगा। अभी एनेक्जर ए पे भी आएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 साल जो है वो अलाउड है। पहला वाला जो पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आरआरबी गोरखपुर के लिए ही है, जिसकी 17 वैकेंसीज है। रिमेनिंग जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल और मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए 7,934 वैकेंसी है। सब कुछ मिला जुला के 7,951 सीटें जो है वो अवेलेबल है आप सबके लिए। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये पूरा जोन वाइज डिवाइडेड है। थोड़ा वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं पूरा जोन के साथ आपको बताऊंगा कौन सा जोन, क्योंकि जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार आपको जोन सेलेक्ट करना है अच्छे से सोच समझ के, और एक स्टूडेंट एक ही जोन सेलेक्ट कर सकता है, मतलब एक ही जोन से फॉर्म फिलअप कर सकता है। मॉडिफिकेशन डेट के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कौन सा जोन सेलेक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो लिखा हुआ है कि जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रहेगा 3 इयर्स का, 3 years in age beyond the prescribed age limit as one time measure due to the COVID-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से एज रिलैक्सेशन को ये लोगों ने कंसिडर किया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी आएंगे हम लोग कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा जो है वो रेलिवेंट स्ट्रीम में मांगा हुआ है। स्पेसिफिकली मैं जेई की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, पे स्केल हम लोगों ने देख लिया। देन इसके बाद एग्ज़ाम के स्टेजेस क्या होंगे। जो आपको फॉर्म वाइज फिलअप करके जो दिलाना है वो 2 स्टेजेस होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 4 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होना है। एग्जामिनेशन होगा आपका सबसे पहले CBT 1, देन CBT 2, फिर DV, फिर उसके बाद मेडिकल। ये 4 कैटेगरी क्लियर आउट करने के बाद आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं। दूसरा, मार्क्स जो होंगे नॉर्मलाइज्ड होंगे यहाँ पर। CBT 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। देखिए, फर्स्ट स्टेज का जो CBT होगा, फर्स्ट स्टेज के CBT के बेसिस पर आपका सेकेंड स्टेज में CBT के लिए आप एलिजिबल होंगे। कैसे एलिजिबल होंगे? फर्स्ट स्टेज CBT का जो मेरिट लिस्ट क्रिएट होगा, उस मेरिट लिस्ट में अवेलेबल वैकेंसी के 15 गुना
लोगों को बुलाया जाएगा 15 टाइम्स। ये कम और ज़्यादा हो सकता है, रेलवे ने मेंशन किया अपने नोटिफिकेशन के अंदर। तो 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर CBT 2। तो मेरिट लिस्ट के अंदर आपका CBT 1 में भी होना ज़रूरी है, एंड CBT 2 तो फिर उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होना है आपका। बात करें कि नॉर्मलाइजेशन तो हो ही रहा है, प्लस दूसरा चीज़ कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है, 1/4 नहीं है। कई बार हमारे माइंड में रहता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, 0.25 नहीं, 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमको ध्यान में रखना है, हर सेक्शन के लिए ये चीज़ है, ठीक है। सभी CBT पर ये लागू होता है। चलिए, देन उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल बताया है। मैं लास्ट में आपको लिंक्स बता दूंगा, तो आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली रेलवे की वेबसाइट से ही आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, मॉडिफिकेशन फीस ऑफ 250 रुपीज़ लगेगी। जब आप 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में जब आप ये मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे ना, अगर फॉर्म में गलती से कुछ आपने डेटा गलत फिलअप कर दिया, सेंटर सिलेक्शन जो है मतलब RRB का जोन वाइज जो सिलेक्शन आपने अलग कर लिया कुछ, उसको चेंज करना है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन पे आते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिया हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, आप मल्टीपल जोन से फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। एक कैंडिडेट एक ही जोन से फॉर्म फिलअप कर सकेगा, मतलब एक ही RRB सेलेक्ट कर सकेगा, वो वहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर उसके बाद आपको बाकी DV वगैरह के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा ये बताया हुआ है यहाँ पर। मैं आपको कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लेकर के चलता हूँ, फटाफट से आपको वैकेंसी और बाकी चीज़ों के बारे में बात करके बताते हैं। देखिए, आपको जहाँ पे बोला हुआ है, जैसे जूनियर इंजीनियर के लिए आपको लिखा हुआ था कि भाई एनेक्जर A के स्टैंडर्ड का मेडिकल फॉलो किया जाएगा। एनेक्जर A में देखिए यहाँ पे A3 स्टैंडर्ड जो है, A3 स्टैंडर्ड में बोला हुआ है डिस्टेंस विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर, इसको ध्यान रखिएगा। नियर विजन दिया हुआ है यहाँ पे, मस्ट पास टेस्ट फॉर द कलर विजन, बाइनोक्युलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। तो ये आपको टेस्ट क्लियर करना रहेगा। इसी हिसाब से B1 B2 C1 स्टैंडर्ड्स पूरे गिवन है। दूसरा नेक्स्ट थिंग, तो भाई पोस्ट की एज लिमिट मैंने आपको जैसा बताया, ठीक है, CN के हिसाब से। ये जो एज लिमिट जो मैंने आपको बताया, ये 1/1/2025 के रेफरेंस पे आपको देखना है, ठीक है, 1 जनवरी 2025 के रेफरेंस पे। अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो है 2 जनवरी 1989, OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 1986, 2 जनवरी 1986, SC एंड ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 2 जनवरी 1984, और बाकी ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो लोअर एज लिमिट है डेट ऑफ बर्थ का, नॉट आफ्टर 1/1/2007, ठीक है। चलिए भाई, आगे इसमें देखा जाए, एज रिलैक्सेशन का नॉर्म्स आपको दिया हुआ है, कहाँ तक एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं अप टू द फॉर्म फिलअप लास्ट डेट, वही सिर्फ एलिजिबल हैं। अगर आप ने फाइनल एग्जाम दिला दिया बट आपका रिजल्ट अवेटेड है, डिग्री अवेटेड है, और वो फॉर्म फिलअप का आखिरी जो दिन है उसके बाद का अगर तारीख होगा तो एलिजिबल नहीं होंगे। ये पॉइंट को ध्यान रखेगा। तो अपियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं खास तौर पे, उनको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, फीस की बात करें, एग्जामिनेशन फीस की, तो भाई आपको 500 का फीस यहाँ पर बताया हुआ है ऑल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस अलग है। ये जो फीस है, आप जब CBT 1 दिला देते हैं तो उसके बाद ये फीस का एक बड़ा हिस्सा रिफंड हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, 500 की फीस जब आप देते हैं तो लिखा होगा कि जब आप फर्स्ट स्टेज का CBT दिला देंगे, अपीयर हो जाएंगे, तो आपको 400 रुपीज़ का अमाउंट उसमें से रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो कैटेगरी के बच्चे जो 250 रुपये की फ़ीस जो पे किए होंगे, उनको यहाँ पूरा 250 रुपये जो है वो पूरा रिफंड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उसके बारे में उसका मोड बताया हुआ है, नॉर्म्स बताया हुआ है, सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रा सा देखते हैं इसकी। दूसरा चीज़, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का एस्पेक्ट यहाँ पे क्लियर रखा गया भाई। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे है, ये इस बात से हमको अवेयर रहना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है, एक्स सर्विसमैन, PWBD इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल कम्युनिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल रिजर्वेशन भी है, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर आप यहाँ कहीं पे दिया होगा तो वर्टिकल, ये देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन भी यहाँ पे मैंशनड है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन का पोर्शन रहेगा भाई, तो इस चीज़ के लिए हमको अवेयर रखना है। तो जब मेरिट लिस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मेरिट लिस्ट को उस अकॉर्डिंग, उस रिजर्वेशन के को ध्यान में रखते हुए आप जिस जोन के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप स्कोर वैसा प्लान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसीलिए लिखा हुआ ऑल कैंडिडेट इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द जनरल, दैट इज अनरिजर्व्ड वैकेंसीज, ठीक है। हाउएवर वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप विल बी फिल्ड ओनली बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी, जो उस ग्रुप का है वो। बाकी अदर देन दैट आप जनरल में भी कम्पीट कर रहे होंगे, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है हमको।
तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ काइंड ऑफ रिजर्वेशंस आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट, तो आपको कुछ अगर कोई PWBD का कैंडिडेट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्म्स दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे आता हूँ। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये अलग अलग 4 स्टेजेस को कंप्राइज कर रहा है, ठीक है। आखिरी स्टेज जो है मेडिकल एग्जामिनेशन है, फॉलोड बाय मतलब प्रीवियसली इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज हुआ होगा CBT 1 2। अब बात करते हैं CBT 1 की। CBT 1 जिसमें कि आपको 90 मिनट का पेपर दिलाना है, 100 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। स्क्रीनिंग नेचर का होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होंगे CBT 1 के वो आपके एजुकेशनल स्टैंडर्ड और मिनिमम टेक्निकल मिनिमम क्वालिफिकेशंस को प्रेफर करने उसको टेस्ट करने के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ से जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा उसके बेसिस पे उसी का यूज़ किया जाएगा सेकंड CBT के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट सेकंड स्टेज ऑफ CBT के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इस कम्युनिटी के रिजर्वेशन के अगेंस्ट, उनको अपना रिजर्वेशन उनको अपना उसी कम्युनिटी के ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर में भी देखा जाएगा, ठीक है। CBT 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स है भाई? मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आप देख सकते हैं, एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, सारा चीज़ है। जनरल अवेयरनेस यहाँ अवेलेबल है। जनरल साइंस, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 30 नंबर का रहेगा, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर का दिखेगा आपको, 25 क्वेश्चन। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, टोटल 15 क्वेश्चंस उस पूरे सेक्शन में। और जनरल साइंस आपको 30 नंबर का दिखेगा, यानी कि 30 क्वेश्चन दिखेंगे इसके। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको दिलाने हैं 100 मार्क्स प्लस में, और 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है। किसके लिए? CBT 1 के लिए। स्टैंडर्ड क्या रहेगा? अप टू 10 स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस रहेगा, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज जो होंगी वो ऐसी रहेंगी। चलिए भाई नेक्स्ट, उसके बाद स्टेज 2 CBT 2 के लिए हम लोग आते हैं। मतलब स्टेज 2 जो है आपका सेकंड CBT है। तो सेकंड CBT के लिए जब आप CBT 1 की मेरिट लिस्ट को पार करने के बाद जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं, तब देखिए आपको यहाँ से 150 क्वेश्चन का पेपर दिलाना रहेगा। 150 क्वेश्चंस विल बी देयर। 120 मिनट का समय यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे यहाँ पे देखिए, इसका सिलेबस पूरा प्रॉपर डिटेल में दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे रहेगा सबसे पहले, उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ध्यान रखिएगा अप टू 10 स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस रहेगा, जस्ट 10 स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसका डिटेल सिलेबस दिया हुआ है कि भाई आपको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूनिक्स, लाइनेक्स, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी उसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यहाँ पर भी CBT 2 में भी जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का रहेगा, नहीं 15 क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन और टेक्निकल के पूरे 100 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये जो टोटल 150 सवाल हैं उसमें से 100 सवाल टेक्निकल के रहेंगे और बचे हुए 50 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के रहेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 0.33 वाला नेगेटिव मार्किंग चलता रहेगा। वर्चुअल कैलकुलेटर आपको CBT 2 में कंप्यूटर मॉनिटर पे प्रोवाइडेड रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं टेक्निकल की, आपको कैल्सी की जरूरत पड़ रही है तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको रेडी करने होंगे जहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर की मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड रहेगा आपको CBT 2 में, CBT 2 में 1 में नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए मिनिमम परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी आपको बताया हुआ है। मिनिमम परसेंटेज आपको UR का 40% दिया हुआ है बाकी कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, बट सिलेक्शन आपका मेरिट पे होना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यही आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। अब जिस इस स्ट्रीम के लिए दिया हुआ है, जैसे मैकेनिकल एंड अलाइड के लिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड के लिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर करेंगे इसमें, सिविल एंड अलाइड का दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। और उसके अलावा टेबल 2 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। केमिकल एंड मेटलर्जिकल के लिए भी यहाँ पर गिवन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए भाई, तो अब इसके बाद फाइनल देखिए, फाइनल क्या होता है यहाँ पे? शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द DV शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन सेकंड स्टेज CBT। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग किससे होगा पता है आपको? DV के लिए किसके बेसिस पे बुलाया जाएगा? साफ मेंशन्ड है इस पॉइंट के अंदर कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द DV शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द सेकंड स्टेज CBT। फर्स्ट स्टेज CBT पार करेंगे तो सेकंड में जगह मिलेगी, सेकंड क्लियर करेंगे तब आपका DV के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो 1+2 करके DV के लिए नहीं जाना है, सेकंड से आपको DV के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन स्कीम टू बी अडॉप्टेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम फर्स्ट CBT टू सेकंड स्टेज
and for DV on the basis of performance in the second stage CBT. सेकेंड स्टेज CBT बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आपके लिए, ठीक है, बट उससे पहले फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे हम लोग। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स का स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ मेरिट एंड इंडेक्स किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा वो आपको यहाँ से बताया हुआ है। चलिए जल्दी से देखते हैं फटाफट से और बाकी की चीज़ें। इसके ऊपर मैं और डिटेल्ड वीडियो में आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे आप स्ट्रैटेजी प्लान करोगे, क्योंकि पूरा कैलकुलेटिव होने वाला है सारा कुछ। बहुत सारे बच्चे बहुत साल से इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, तो आप सोच सकते हैं कि प्रिपरेशन का लेवल सभी का बहुत अच्छा है और आपको उसमें से भी मेरिट में आना है तो आपकी स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर बताया हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी से मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट्स है, इतनी सारी आरआरबीज हैं, इनमें से कोई भी वेबसाइट्स के थ्रू जिस भी आरआरबी पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस आरआरबी की वेबसाइट को आप ओपन करिएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से मत फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। जो ऑथेंटिक है वो यही है जो आरआरबी ने मेंशन किया अपने नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट, इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया, जब इसका समय आएगा और आपको बता दूंगा मैं। इनवैलिड एप्लीकेशन हमको नहीं होने देना है अपना, प्रॉपर एक ही बार में फॉर्म फिलअप ऐसा करना है कि वो वैलिड रहे बिल्कुल, ठीक है। देन इसके बाद एब्रीविएशंस यहाँ पे बताया है, रेलवे जोन्स कौन कौन से दिए होंगे वो। अच्छा, यहाँ पर अब फॉर्मेट शुरू हो गए हैं, तो दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। आपको मैं सिलेबस का डिटेल बता देता हूँ कि टेक्निकल में क्या सिलेबस होगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर थोड़ा डाउट में रहते हैं और बहुत सारे बच्चे इस नोटिफिकेशन के आखिरी तक भी नहीं जाते हैं, जिससे कि सिलेबस की क्लैरिटी और जोन की क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं पीडीएफ, इसका मैं ऐड कर दूंगा इस वीडियो के साथ, लिंक में अवेलेबल रहेगा, आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको चलिए इसका सबसे पहले तो बताता हूँ सिलेबस कि टेक्निकल में आपको क्या सिलेबस फॉलो करना है यहाँ पे। चलिए, टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए सिलेबस फॉर इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जेई। इलेक्ट्रिकल में देखिए यहाँ से बेसिक कंसेप्ट्स, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट्स, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन, जीटीडी जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कुल मिला के देखें तो एसएससी जेई का ही सिलेबस है। अगर एसएससी जेई आप पढ़ रहे हैं तो आपको यही सिलेबस एसएससी जेई के अंदर मिलेगा। लेकिन इससे ये मत कंफ्यूज हो जाएगा कि सर एसएससी के क्वेश्चन लगा देंगे तो आरआरबी का क्वेश्चन निकल जाएगा क्या, कभी नहीं। आप एसएससी जेई के लेवल का अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको उस लेवल को ऊपर उठाना पड़ेगा। साफ मेंशन किया है, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है भैया आपको आरआरबी के सीबीटी 2 के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप गेट का पेपर बनाने लग जाओ, लेकिन ऐसा भी मत करिएगा कि एसएससी जेई का पेपर बनाने लग जाए, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल प्रॉपर प्लान करेंगे। तो ये हो गए सब्जेक्ट्स। देन इसके बाद देखते हैं इसके आगे। अब बात कर लेते हैं ज़रा जोन की। देखें ज़रा कि जोन में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले तो पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं, अगर यहाँ कैटेगराइजेशन करेंगे तो कौन से पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो होना है वो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे देखिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिजाइन ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट आरएनडी, इसके लिए अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे तो C1 मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा रेलिवेंट स्ट्रीम के अंदर, तो इस अकॉर्डिंग देखिएगा जरूर। तो आप अपनी पोस्ट को देखते हुए कि आप किस चीज़ के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये टेबल देखना बहुत ज़रूरी है फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। इस टेबल को ज़रूर से देखिएगा। तो ये टेबल को देखते हुए आप फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि ये देखिए यहाँ से अब जोन शुरू हो जाएगा। आप वैकेंसी वाइज आरआरबी पीयू वाइज अगर आप देखना चाहते हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है वेस्टर्न रीजन के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज अनरिजर्व की 6 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। ऐसा करते हुए टोटल आपको 15 वैकेंसीज दिख रही है, ठीक है। अहमदाबाद रीजन में आरआरबी अहमदाबाद है। तो जोन वाइज यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट बता दूं, बहुत सारे सब जोन्स गिवन है इसके अंदर। मेजर अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो आरआरबी चेन्नई मेजर वैकेंसी होल्डर। दूसरा अगर मैं बात करूँ आपको इसके अलावा मतलब 500-600 से ऊपर जो लोग वैकेंसी दिए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो आरआरबी चेन्नई में आपको वैकेंसी ज़्यादा दिखेगा, अहमदाबाद में उतना नहीं है। अहमदाबाद में भी है 380 के रेंज में है, मैं बता देता हूँ आपको 382 वैकेंसी है। आरआरबी अजमेर में आपको वैकेंसी 500 के ऊपर दिखाई देगा। कितना है यहाँ पर देखिए, आरआरबी अजमेर जो है 529 सीट यहाँ पर इसमें आया हुआ है। आरआरबी बेंगलुरु
मे बी 397 के करीब करीब है, भोपाल में भी ठीक है। इसके अलावा आपको मैं जो बड़े आरआरबीज हैं जिन्होंने ज़्यादा वैकेंसी इस बार प्रोवाइड किया हुआ है उसके बारे में बता दूं आपको। आरआरबी सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चंडीगढ़ का था 356। आरआरबी चेन्नई देख लीजिए, देखिए आरआरबी चेन्नई जो है इसने बड़ा वैकेंसी निकाला हुआ है, 652 का इसका है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा कहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म फिलअप करने के समय ना आप इन बातों का थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत काम आएगा आपके। जम्मू श्रीनगर हो गया यहाँ पर, नेक्स्ट उसके बाद आरआरबी कोलकाता। कोलकाता में भी इस बार 660 आया हुआ है यहाँ पे भी। आरआरबी मालदा अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे 163 है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मुंबई देखिएगा मज़ेदार है इस बार, आरआरबी मुंबई जो है इसमें आपको दिया हुआ है 1377 वैकेंसी, 1377। आरआरबी मुंबई में बहुत बढ़िया लेवल पे आपको, हालांकि कंपटीशन भी आपको उसी लेवल पे देखने को मिलेगा, बट सीटें जो है जोन वाइज में आरआरबी मुंबई में आपको बहुत अच्छी सीटें दिखाई देंगी। खैर, तो ऐसे आप सभी आरआरबी का एक बार थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा कितनी वैकेंसीज है फॉर्म फिलअप करने से पहले। 404 वैकेंसी जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा प्रयागराज में। नॉर्मली इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड था बट कम आया हुआ है। सिकंदराबाद में अगर आप देखें तो आरआरबी के सिकंदराबाद में भी यहाँ पे 590 के आसपास इधर दिखाई दे रहा है। सिलीगुड़ी में कम है। तिरुवनंतपुरम में भी अगर आप देखें तो 121 के, कुल मिला के 7,951 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर बनती है। तो ये आपका पूरा जोन लिस्ट है, जोन लिस्ट जरूर से चेक कर लीजिएगा। अभी फॉर्म फिलअप विंडो जब तक खुला नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी पहले से बना लीजिएगा, तो उस समय आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था एक पूरा डिटेल्ड वीडियो, थोड़ा सा लंबा वीडियो, लेंदी वीडियो था। अगर आप अभी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने मेजर नोटिफिकेशन का पूरा पोर्शन देख लिया। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर कन्फ्यूजन रहता है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिख सकते हैं। काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब पे आप लोगों से बात करने नहीं आ पा रहा था, बट चलिए इस नोटिफिकेशन के ही बहाने, मैं एक्चुअल में वेट कर रहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तभी मैं आरआरबी पे के बारे में बात करूंगा। अननेसेसरी रूमर्स जो है उसको हवा देने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, प्रिपरेशन मोड में एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको अब एक्टिवेट करना पड़ेगा। आई होप आप लोग पहले से मस्त तरीके से प्रिपरेशन में थे ही, और आगे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ बने रहिएगा, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लेकर के आऊँगा मैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स। प्रिपरेशन में एकदम बढ़िया तरीके से लग जाइए, फुल ऑन एक्टिवेट हो जाइए, और इतने साल के बाद ये वैकेंसी आई है, इस चांस को जाने मत दीजिएगा। आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। कम वैकेंसीज आई है लेकिन सिलेक्शन तो लेना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है दूसरा हमारे पास, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।